हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जरूरी बातें जीके पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अभी चैनल पे अभी लूसेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, जो अध्याय 03 की महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व की 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ केबीसी स्टाइल में प्रैक्टिस सेट चलती है। पर क्वेश्चन को 20 सेकेंड दिए जाते हैं, 20 सेकेंड के टाइमर लगा रहता है, उसके बाद आंसर बतला दिए जाते हैं। आप चाहे तो कलम कॉपी निकाल लीजिए, 150 तक राइट डाउन कर लीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन वाइज जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आंसर शीट आप मिला सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी के 50 में आप कितने नंबर हासिल कर रहे हैं। चलिए तो ये आज के मजेदार क्विज को हम लोग शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर जो स्टार लगा हुआ है, 20 का बॉक्स लगा हुआ है, वो एक टाइमर है जो आपके ऑप्शन के साथ वो टाइम घटने लगता है। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 20 सेकंड मिलते हैं। दोस्तों एग्जाम में टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए ये आप इस क्वेश्चन को एक टाइम के विद इन टाइम के अंदर जवाब देने की कोशिश करने के लिए इसीलिए टाइमर लगा हुआ है। चलिए तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हर्यक वंश के किस शासन को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो आपके सामने ऑप्शन ए है, ए बिंबिसार, बी उदयन, सी जरासंध, डी अजातशत्रु। 10 सेकंड रह गए हैं। हर्यक वंश के किस शासन को कुनिक कहा जाता था? ए बिंबिसार, बी उदयन, सी जरासंध, डी अजातशत्रु। तो हर्यक वंश के कुनिक शासक किसे कहा है? तो अजातशत्रु को। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी अशोक, डी घनानंद। आप बताने की कोशिश करें। 10 सेकंड से ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर टाइमर चल रहा है। आप ये अपने आप को रिकॉल करें। आप ऑप्शन लिखिए कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो इसका सही जवाब होगा बी उदयन ने। अगला देखते हैं प्रश्न। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदिनीवर्धन, डी अजातशत्रु। आप बताएं काकवर्ण किसे कहा जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है बी कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहां पे? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहां पे? ए फारस में, बी मैसिडोनिया में, सी तक्षशिला में, डी बेबीलोन में। कहां पे हुई थी सिकंदर की मृत्यु? 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, वो कहां पे हुई थी? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही जवाब होगा सिकंदर की मृत्यु डी बेबीलोन में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर महान एवं पोरस, जो पुरु भी कहा जाता है, कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने अपने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? आप जानते ही हैं कि सिकंदर महान और पोरस के बीच युद्ध हुआ था, तो किस नदी के आमने सामने दोनों डटे हुए थे, अपना पड़ाव डाले हुए थे? ए रावी नदी के, बी झेलम के, सी सतलज के, डी चेनाब के। दोस्तों ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 3 है। आप बताएं किस नदी के आगे दोनों सेनाएं अपनी पड़ाव डाली हुई थी? तो झेलम नदी के। किस प्रकार का मृद भांड मतलब पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? किस प्रकार का मृद भांड, पॉटरी भी कहा जाता है, भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? ए गेरू रंग वाले मृत भांड, बी चित्रित धूसर मृत भांड, सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, डी काले और लाल बर्तन। 5 सेकंड से भी कम रह गए आपने गेस करने के लिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ए ग्रामक, बी भोजक ग्राम भोजक, सी ज्येष्ठक, डी ग्रामपति। क्या कहा गया है पाली ग्रंथों में
गांव के मुखिया को। ए ग्रामक कहा गया है, बी भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है, सी ज्येष्ठक, डी ग्रामपति। क्या कहा गया है? अपने आप को दिमाग पर जोर डालें, इसका जवाब देने की कोशिश करें। पाली ग्रंथों के गांव के मुखिया को बी भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था इन चार ऑप्शन में? ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कानिकुब्ज, डी धानकटक। क्या था उज्जैन का प्राचीन नाम? ए अवंतिका, ती तक्षशिला, सी कानिकुब्ज, डी धानकटक। 5 सेकंड से भी कम रह गए हैं, आप सोचिए, राइट डाउन करिए, सबसे अच्छी बात होगी। ए अवंतिका थी उज्जैन का प्राचीन नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश के संस्थापक ए महापद्नंद थे, बी कालाशोक, सी घनानंद, डी नागार्जुन। कौन थे नंद वंश के संस्थापक? ए महापद्नंद, बी कालाशोक, सी घनानंद, डी नागार्जुन। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत बार आया होगा, पढ़े होंगे। तो नंद वंश के संस्थापक थे सी घनानंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? ए अजातशत्रु को, बी कालाशोक को, सी महापद्नंद को, डी घनानंद को। किसे कहा गया है यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज जेंड्रमीज? 5 सेकेंड से भी कम रह गए हैं। तो यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज किसे कहा गया है? तो घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया है? तो ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण कब किया गया था? बताया किसके द्वारा किया गया, सॉरी किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ए ईरानियों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, बताने की कोशिश करें। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ए ईरानियों द्वारा। इसका सही जवाब है बी यूनानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? ए साइरस, बी डेरियस दयाबाहु फर्स्ट, सी जेसिस क्षत्राय, डी डेरियस दयाबाहु थर्ड। किसने बनाया था अपना 20वां प्रांत? तो इसका सही जवाब होगा बी डेरियस दयाबाहु फर्स्ट। चौदहवां क्वेश्चन है, हाइडेपस या विस्तरता आधुनिक नाम झेलम। झेलम का युद्ध जो 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? आपके ऑप्शन ए रहे, ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य, बी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के, सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, डी सिकंदर एवं हम्मी के मध्य। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि हाइपरडेपस या झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था? तो ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 326 ईसा पूर्व, बी 326 ईस्वी, सी 323 ईस्वी, डी 323 ईसा पूर्व। इसका जवाब आपको पिछले क्वेश्चन में ही मिल गए होंगे, लेकिन फिर आप अपने दिमाग पर जोर डालें कि इसका जवाब क्या होगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व पे आक्रमण किया था। इसका सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए चंपा, बी वैशाली, सी गिरिवत जिसे राजगिरी भी कहते हैं, डी पाटलिपुत्र। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी?
ए चंपा, बी वैशाली, सी ग्रीवज व राजगृह या डी पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी थी दोस्तों सर्वप्रथम सी ग्रीवज राजगृह, जिसे भी अभी वर्तमान में। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी कनिष्क द्वारा। किसके द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका सही जवाब होगा सी उदयन द्वारा। पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में उदयन द्वारा चयन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची क्या चीज में उपलब्ध है? ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छंदोग्य उपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची कहां पे उपलब्ध है? ए महाभारत में उपलब्ध है, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छांदोग्य उपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। तो 16 महाजनपदों की सूची बी अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन सा राजा मगध का जो था सिकंदर महान के समकालीन था? ए महापदनंद, बी घननंद, सी शकुल्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जवाब दे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका सही जवाब होगा बी घननंद, इसे घनानंद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ए चौथी सदी ईसा पूर्व, बी पहली सदी ईसा पूर्व, सी दूसरी सदी ईसा पूर्व या डी छठी सदी ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? बताने की कोशिश करें। चौथी सदी ईसा पूर्व, पहली सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व या डी छठी सदी ईसा पूर्व। डी छठी सदी ईसा पूर्व प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ए अंग में, बी वंग में, सी कलिंग में, डी मगध में। कहाँ खोदी गई थी नहर जो नंद राजा के आदेश पे खोदी गई थी? ए अंग में, बी वंग में, सी कलिंग में, डी मगध में। कहाँ पे? इसका सही जवाब होगा सी कलिंग में। कलिंग में नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। इसका ऑप्शन है ए साइरस, बी कॉम्बिबिसिस, सी डेरियस, डी जेडसिस। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। ए साइरस, बी कॉम्बिसिस, डी डेरियस, डी जेडसिस। तो सी डेरियस ने, सब जो ईरानी शासक थे डेरियस, उसने भारत के कुछ भाग को अपना अधीन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ए वज्जीसंघ जिसे वैशाली कहते हैं, बी पंचांग, सी दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जीसंघ जिसे आज भी काल में वर्तमान में वैशाली कहते हैं, बी पंचाल। सही इसका जवाब होगा वज्जीसंघ वैशाली। वज्जीसंघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुशल, एक ऐसा रथ जिसने गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र का नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? एकदम बाहुबली स्टाइल में। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, वनिज संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुशल, एक ऐसा रथ जिसने गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक जो पत्थर फेंकने वाला है युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कालाशोक, डी उदयन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए अजातशत्रु ने। अजातशत्रु। 25वां क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महाघन, पदनंद, घननंद, सी कालाशोक, डी में से कोई नहीं।
नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए महापद नंद, बी घननंद, सी कालाशोक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी घननंद। दोस्तों आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दे, जो नए सब्सक्राइब कर दे। आप अपना लास्ट में स्कोर बताएं कमेंट्स करके कि आपका ये 50 में कितने सही हुए। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ए अशोक के शासनकाल में, बी कनिष्क के शासनकाल में, सी 600 ईसा पूर्व में, डी 300 ईसा पूर्व में। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल, कनिष्क के शासनकाल, या 600 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व में। तो भारत में मुद्रा का प्रचलन सी 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजभाई जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? ए कौशल, बी अंग, सी अवंती, डी वैशाली। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? इसका सही जवाब होगा सी अवंती के राजा के लिए। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ए बिंबिसार ने मगध को जीतकर अपना हिस्सा बना लिया, बी शिशुनाग, सी महापद्नंद, डी अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ए बिंबिसार, बी शिशुनाग, सी महापद्नंद, डी अजातशत्रु। का सही जवाब होगा बी शिशुनाग। बी शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ए नंद, बी मौर्य का, सी शिशु शंगु, डी कण्व। किस राजवंश का शासक था? ए नंद वंश का, बी मौर्य वंश का, सी शंगु वंश का, डी कण्व वंश का। तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर ए नंद वंश का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो ऑप्शन आपके सामने, ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। बताने की कोशिश करें, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। तो बिंबिसार ने मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? आपका ऑप्शन है, ए अवंती, बी वत्स, सी ए बी दोनों, डी काशी। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? नहीं को ध्यान दीजिएगा। ए अवंती, बी वत्स, सी ए अभी दोनों, डी काशी। तो शिशुनाग ने जो डी काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी शिशुनाग, डी बिंबिसार। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ए अजातशत्रु ने, बी उदयन ने, सी शिशुनाग ने, डी बिंबिसार ने। आपके सामने ये रहे आंसर, ए अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ए कंधार, बी कंबोज, सी काशी, डी मगध। कौन सा ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? डी मगध। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? इस पर ध्यान दीजिएगा। ए कपिलवस्तु के शाक्य, बी कुशीनगर के मल्ल, सी वैशाली के लिच्छवी, डी मगध। किस राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था
नहीं थी। ए कपिलावस्तु के शाक, बी कुशीनगर के मल, सी वैशाली के लिच्छवी, डी मगध। तो मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे सेनिया, नियमित और स्थायी सेना रखने वालों को सेनिया कहते कहा जाता था? किसे सेनिया कहा जाता था? ए बिंबिसार को, बी उदयन को, सी शिशुनाग को, डी अजातशत्रु को। नियमित और स्थायी सेना रखने वाला किसे कहा जाता था? किस राजा को? ए बिंबिसार, बी उदयन, सी शिशुनाग, डी अजातशत्रु। ध्यान दे, गौर से देखे, इसका जवाब सही सही देने की कोशिश करें तो बिंबिसार को नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? किसे भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ए महापदनंद को, बी घननंद को, सी शिशुनाग को, डी बिंबिसार को। किसे उग्रसेन कहा जाता था? ए महापदनंद, बी घननंद, सी शिशुनाग, डी बिंबिसार। 2 सेकंड से कम रह गए। ए महापदनंद को भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, डेरियस दारबाहु प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्तीय भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? डेरियस दरबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्तीय भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बना लिया था। उससे कितना राजस्व उसको प्राप्त होता था? ए 360 टैलेंट, बी 370 टैलेंट, सी 260 टैलेंट, डी 270 टैलेंट। तो ए 360 टैलेंट उसे डेरियस को प्राप्त होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इतिहासकार नहीं था। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नहीं को देखिएगा, ए निर्याकस, बी एनासीक्रिटिस, सी एरिस्टोबुलस, डी हेरोडेटस। कौन इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो डी हेरोडोटस नहीं आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? ए श्रेष्ठिन, बी सेठ, सी पंचाल के, डी ज्येष्ठक। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? ए श्रेष्ठिन, बी सेठ, सी पंचाल के, डी ज्येष्ठक। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को ए श्रेष्ठिन कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, गृहपति का अर्थ, गृहपति का अर्थ क्या है? ए धनी किसान, बी धनी व्यापारी, सी धनी व्यक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। गृहपति का अर्थ क्या है? ए धनी किसान, बी धनी व्यापारी, सी धनी व्यक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होता है गृहपति का अर्थ? तो गृहपति का अर्थ होता है ए धनी किसान। 41वां प्रश्न देखते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इस कारण, राजारोहण के कारण ही उनके पुत्र ने भी उनको मार डाला? एक बार फिर से समझिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, डी उदयन, सी डी शिशुनाग। ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। तो इसका सही जवाब है अजातशत्रु। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य वंश के द्वारा, नंद वंश के द्वारा, गुप्त वंश के द्वारा, लिच्छवी वंश के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त, डी लिच्छवी। जोड़ दीजिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? तो डी लिच्छवी द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए अंगुत्तर निकाय, बी मध्यम निकाय, सी कुद्दक निकाय, डी दीघ निकाय। कौन सा बौद्ध ग्रंथ जो है
जो भारत में 16 महाजनपद उपलब्ध थे उसका उल्लेख करता है। ए अंगुत्तुर निकाय, बी मध्यम निकाय, सी कुद्यक निकाय, डी दीर्घ निकाय। तो इसका सही जवाब होगा ए अंगुत्तुर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उसमें उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ए गिरिब्रज, बी राजगिरी, सी पाटलिपुत्र, डी कौशाम्बी। कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? नहीं को ध्यान रखिएगा। ए गिरिब्रज, बी राजगिरी, सी पाटलिपुत्र, डी कौशाम्बी। डी कौशाम्बी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? आपके सामने ऑप्शन ए रहे, ए इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, बी इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, सी सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, डी उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। कौन सा? देखिए जवाब देने की कोशिश की, एक सिकंदर का आक्रमण का प्रभाव नहीं पड़ा, तो डी उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ए पुराने महाकाव्यों के अनुसार उसकी स्थापना बृहदक्ष ने की थी, बी महापद्नंद ने इस सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वसाधारण क्षत्रियों का अंत करने वाला एक इकराट की उपाधि धारण की, सी गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनके 4 राजधानियां बनी। तो इनमें से कोई भी चीज सही नहीं है, मतलब मगध साम्राज्य के बारे में ये 3 ऑप्शन सही है। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ए उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, बी जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, सी व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेख विकास, डी इनमें से कोई नहीं। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या थे? तो इसका सही जवाब होगा ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न दोस्तों, यहीं पे हमारे जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव के अध्याय तीसरा समाप्त होता है। आप हमें अन्य करंट अफेयर से जुड़ने के लिए आप मेरे अन्य प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसी नाम से उपलब्ध है, जरूरी बातें जी के। चलिए अगला ख्याल रखिए, जल्दी नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। धन्यवाद।